Greetings everyone. As today we will do the new topic of the chapter Indian economy on the eve of independence. As we have studied earlier that what is the stage of Indian economy on the eve of independence, that means after independence what is the stage of India. Indian economy की क्या stage थी, जो हमने देखा था एग्रीकल्चरल सेक्टर देखा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर देखा था, आपका फॉरेन ट्रेड देखा, डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखा था. तो ये सारी जो स्टेजेस थी वो ये दिखाती हैं कि इंडियन इकोनॉमी वॉज टोटली बैकवर्ड एंड द स्टैगनेंट. इंडियन इकोनॉमी क्या है, वो टोटली बैकवर्ड है और आपका स्टैगनेंट है. तो दैट इज द स्टेज ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो इंडियन इकोनॉमी की स्टेज थी वो ये थी. जो हमने बात करी थी कि जैसे कि जो आपकी स्टेज रहेगी इंडियन इकोनॉमी की, तो हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर पढ़ लिया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ लिया था. उसके बाद हमने जो एग्रीकल्चरल सेक्टर के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर था, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बाद आपका फॉरेन ट्रेड था, फॉरेन ट्रेड के बाद दैट इज़ योर डेमोग्राफिक प्रोफाइल. आपका क्या था, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, फॉरेन ट्रेड. उसके बाद हमने डेमोग्राफिक कंडीशन देखा था. डेमोग्राफिक कंडीशन के बाद आज जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. दैट मीन्स occupational structure. What is the stage of occupational structure during the time of independence के टाइम पे occupational structure कैसा था. जो हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर देखा, इंडस्ट्रियल सेक्टर देखा, फॉरेन ट्रेड देखा, डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखा, उससे हमें सारी चीज़ें ये पता चल रही थी कि जो आपका क्या कहते हैं, ओवरऑल जो इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन थी वो टोटली बैकवर्ड थी और स्टैगनेंट थी. इसमें मैंने आपको शायद डेमोग्राफिक प्रोफाइल में मैंने आपको बता भी दिया था कि जो सेंसस था वो हमारा 10 ईयर्स से होता था. लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सब बहुत ही कम थे. ठीक है, अब सॉरी ज़्यादा थे. अब हम आज बात करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, अगर हम कॉलोनियल पीरियड की बात करें तो जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया था वो कैसा था. जो डिस्ट्रीब्यूशन था वर्किंग पर्सन का वो बहुत ही, जो distribution of working person across the different industries and sectors showed little sign of change. यानी कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स. यानी कि सबसे ज़्यादा जो लोग काम करते थे, जिस सेक्टर्स में काम करते थे, वो एग्रीकल्चरल सेक्टर था, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं. जनरली देयर आर 3 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. तो मतलब जो हाई था वो 70 to 75% था, जबकि मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ 10% था और जो सर्विस सेक्टर था उसमें सिर्फ 15 to 20% था रिस्पेक्टिवली. ठीक है, इसके बाद अनदर स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट वॉज द ग्रोइंग रीजनल वेरिएशंस. अब देखिए, सबसे पहला तो जो रीज़न है वो यही है, प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर ओवर द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विस सेक्टर. वो आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, प्रीडोमिनेंस. प्रीडोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था, द एग्रीकल्चरल सेक्टर वॉज अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स. दूसरा था जो आपका रीजनल वेरिएशन. रीजनल वेरिएशन मीन्स रीजन वाइज भी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस थे. जो क्या थे आपके, दो एग्रीकल्चरल सेक्टर वॉज द मेजर सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ वर्कफोर्स एब्जॉर्ब्ड इन इट, स्टिल देयर आर सम रीजनल वेरिएशंस भी थे. लाइक जो पार्ट्स ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी, जो आज का तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला और कर्नाटका जो है वो एक रीजन आते हैं. जो तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है, बॉम्बे एंड वेस्ट बंगाल witnessed a decline in the workforce in the agricultural sector and showed increase in the workforce in the manufacturing and the service sector. मतलब ये जो एरियाज थे वो क्या दिखा रहे थे, दे शोड दैट कि जो ये बंगाल था, जो बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, जो आज का तमिलनाडु, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, केरला है और बॉम्बे है, बंगाल है, दे विटनेस्ड अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ द वर्कफोर्स ऑन द एग्रीकल्चरल सेक्टर विद अ कमेंसरेट इंक्रीज इन द, ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में ज़्यादा थे. तो ये क्या दिखाता है, however there had been increase in the share of workforce in the agricultural sector during the same time. मतलब इसी टाइम पे एग्रीकल्चरल सेक्टर पे भी बहुत लोग डिपेंड करते थे, जैसे कि उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब में.
तो ये आपका क्या था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, दैट मीन्स विच शोज दैट कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर. एंड द सेकेंड पॉइंट इज द रीजनल वेरिएशन. सेकेंड पॉइंट क्या है, रीजनल वेरिएशन है. अब आती है बात लास्ट सेक्टर की, दैट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर. कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर हम कॉलोनियल रजाइम की बात करें तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रेलवेज, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड द टेलीग्राफ, दे डेवलप हुए थे. ऐसा नहीं है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ थी जिनको डेवलप किया गया था. ये मतलब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश रजाइम. बट जो इस डेवलपमेंट का रियल मोटिव था वो क्या था, लिखा है हाउएवर द रियल मोटिव, ये जो आपका लिखा है इसके अंदर कि द रियल मोटिव बिहाइंड दिस डेवलपमेंट वाज नॉट टू प्रोवाइड द बेसिक एमिनिटीज टू द पीपल. दैट मीन्स द रियल मोटिव बिहाइंड दिस डेवलपमेंट, यानी कि जो इस डेवलपमेंट के पीछे जो रियल मोटिव था वो बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करना नहीं था लोगों को, बट अपना खुद का इंटरेस्ट, जो ब्रिटिशर्स का खुद का इंटरेस्ट था उसको पूरा करना था. देखिए क्या इंटरेस्ट था ब्रिटिशर्स का, ये आपके फर्स्ट पॉइंट्स हैं, ये जो आपके पॉइंट वाइज दे रखे हैं, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट. रोड्स, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया. द रोड्स दैट वर बिल्ट primarily served the purpose of mobilizing the army within India and drawing out the raw materials from the countryside to the nearest railway station. जो रोड्स को कंस्ट्रक्ट किया ब्रिटिशर्स ने, उनमें उनका मेन मोटिव क्या था, उनमें उनका मेन मोटिव था कि रोड्स को बिल्ड किया गया था प्राइमरीली सर्व द पर्पस ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन इंडिया एंड ड्रॉइंग आउट द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द कंट्री साइड. यानी कि आर्मी को लेके आना इंडिया के अंदर, मतलब आर्मी को मूव करवाना, क्योंकि आर्मी मूव करेगी तभी तो जब रोड्स अच्छी होंगी. और जो रॉ मटेरियल्स था उसको बाहर ड्रॉ आउट करना, ड्रॉइंग आउट द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द कंट्री साइड to the nearest railway station or the port to send these to far away England or other lucrative foreign destinations. There always remained an acute shortage of all weather roads to reach out to the rural areas during the rainy season. रेनी सीजन में हमेशा शॉर्टेज रहती थी रोड्स की, क्योंकि जो रोड्स होती थी दे आर द कच्चा रोड्स, नॉट द पक्का रोड्स. ठीक है, तो वो जो रेनी सीजन में वो बेकार हो जाती थी. नेचुरली देयरफॉर पीपल मोस्टली लिविंग इन दीज एरिया सफर्ड ग्रीवियसली ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटीज एंड द फेमाइन. ठीक है, तो जो रोड्स डेवलप की गई थी वो किस लिए डेवलप की गई थी, इन ऑर्डर टू मोबिलाइज द आर्मी विद इन द कंट्री एंड टू ड्रॉ आउट द रॉ मटेरियल्स टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और द पोर्ट तक रॉ मटेरियल को पहुंचाने के लिए रोड्स को बनाया गया था. दैट मीन्स जो रोड्स कंस्ट्रक्ट की गई थी वो ब्रिटिशर्स का अपना खुद का पर्पस सॉल्व करने के लिए ही की गई थी, ना कि टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल के इंटरेस्ट के सर्व करने के लिए नहीं की गई थी. दूसरा होता है कि जो ब्रिटिशर्स ने ये आपका सेकेंड पॉइंट है, दिस इज योर सेकेंड पॉइंट. ये आपका सेकेंड पॉइंट है. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया इन 1850 एंड इट इज कंसिडर्ड एज ऑफ द वन ऑफ द देयर इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन. जो ब्रिटिशर्स रेलवेज इंडिया को दे के गए हैं, ये रेलवे हमारा कुछ नहीं कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ये सिर्फ किसका है, ब्रिटिशर्स का है. ओनली ब्रिटिशर्स का ये कॉन्ट्रीब्यूशन है. ब्रिटिशर्स ही है जो ये दे के गए थे आपको रेलवेज, यानी कि ब्रिटिशर्स ने जो है रेलवेज दी है. एक तरह से रेलवेज इज अ बून विच इज़ गिवन बाय द ब्रिटिशर्स. जो रेलवेज हैं, रेलवेज अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन टू इम्पॉर्टेंट वेज. यानी कि जो रेलवेज हैं उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को दो तरीके से इफेक्ट किया है. सबसे पहला है कि इट एनेबल्ड द पीपल, ये जो फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, इट एनेबल्ड द पीपल टू अंडरटेक द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल एंड देयर बाय ब्रेक जोग्राफिकल एंड द कल्चरल बैरियर्स. यानी कि लोग दूर दूर तक अब जा सकते हैं, कहीं भी पहुंचा जा सकता है थ्रू द रेलवेज. तो इससे क्या हो गया, तो जो जोग्राफिकल बैरियर्स थे, जो कल्चरल बैरियर्स थे, वो क्या हो गए, वो ख़त्म हो गए. यानी कि जो बीच का डिस्टेंस थे, जोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स, वो ख़त्म हो गए.
एक और चीज़ हुई रेलवेज के आने से, कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बढ़ गया, दैट मीन्स ट्रेड बढ़ गया, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे अब वो अपने जो रॉ मटेरियल्स हैं उन्हें पोर्ट तक आसानी तक पहुंचाया जा सकता है, और जो ब्रिटेन से फिनिश गुड्स बन के आते थे उनको आप थ्रू आउट द कंट्री कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला था थ्रू द रेलवेज। तो पहला जो फर्स्ट है आपका, दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट, रेलवेज का इंट्रोडक्शन जो है, एंड दिस इज़ योर सेकेंड पॉइंट कि इट फोस्टर्ड द कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विच एडवर्सली अफेक्टेड द सेल्फ सफिशेंसी। कमर्शलाइजेशन तो बढ़ा बट उससे जो सेल्फ सफिशेंसी थी वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई इंडियन इकोनॉमी की। द वॉल्यूम ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स अनडाउटेडली एक्सपैंडेड। ऐसा नहीं है कि इंडिया का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा, जो इंडिया का एक्सपोर्ट था वो अनडाउटेडली एक्सपैंड हुआ, बट जो उसके बेनिफिट्स थे वो इंडियन पीपल को नहीं मिले। यानी कि उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर थी वहाँ पे रोड्स बने हैं, रेलवेज बने हैं, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी बना, बट जो उसके फ़ायदे थे, जो इंडियन एक्सपोर्ट था अनडाउटेडली एक्सपैंड भी हुआ, बट इट्स बेनिफिट्स रियरली एक्रूड टू द इंडियन पीपल। जो उसके बेनिफिट्स थे वो इंडियन पीपल को इतने ज़्यादा नहीं मिले, यानी कि बेनिफिट्स जो है वो इंडियन पीपल को इतने ज़्यादा नहीं मिले। सोशल बेनिफिट्स which the Indian people gained owing to the introduction of the railways were thus outweighed by the country's huge economic loss। मतलब जो सोशल बेनिफिट जो रेलवेज से मिल रहा था वो कम था, जबकि जो लॉस हो रहा था उनको वो ज़्यादा था। जैसे इसमें पिक्चर भी दिखाया हुआ है, जो फर्स्ट रेलवे शुरू हुई थी वो मुंबई टू ठाणे, दैट मीन्स एक बॉम्बे में एक जगह है ठाणे, वहाँ तक चली थी, ठीक है, और ये 1854 में स्टार्ट हुई थी। ये आपको पिक्चर भी दिखाई गई है। दिस इज़ द फर्स्ट रेलवे, यानी कि रेलवे ब्रिज जो बनाया गया था, फर्स्ट रेलवे ब्रिज बनाया गया था लिंकिंग बॉम्बे विद ठाणे, यानी कि बॉम्बे से ठाणे जाया जा सकता था थ्रू द रेलवे। तो वो सबसे पहली रेल स्टार्ट हुई थी 1854 में। जैसे आपको पिक्चर में दिखाया भी गया है कि ये जो पिक्चर है ये एक रेलवे ब्रिज है जो लिंक कर रहा है, जो इस फर्स्ट रेलवे जो चली थी वो ब्रिटिशर्स ने ही चलाई थी फ्रॉम बॉम्बे टू ठाणे, ठीक है। 1854 में रेलवे बना था, बट जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की थी रेलवेज को वो 1850 में की थी। तो जो सोशल बेनिफिट्स रेलवेज के ज़रिए मिल रहा था उसको मतलब वो हम उसको हम अलग नज़रिए से देख रहे हैं, बट जो आपको जो लॉस हो रहा था वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स एंड द रेलवेज, जो कॉलोनियल डिस्पेंसेशन था ऑल्सो टुक मेजर्स फॉर डेवलपिंग द इनलैंड ट्रेड एंड द सी लेन्स, यानी कि एयर एंड द वाटर ट्रांसपोर्ट, ये दोनों ही शुरू किए गए थे। These measures were far from satisfactory, मतलब उठाए तो गए स्टेप्स बट वो सेटिस्फैक्ट्री स्टेप्स नहीं थे। Inland waterways at times also proved uneconomical, as in the case of the coastal canal on the Orissa coast. Though the canal was built at a huge cost to the government exchequer, yet it failed to compete with the railways। यानी कि ऐसा नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा भी किया गया कैनाल्स बनाने में, इन सब चीज़ों को, बट वो रेलवेज़ को कम्पीट नहीं कर पाया। जो फ़ायदा हमारी कंट्री में रेलवेज़ ने पहुंचाया वो फ़ायदा हमें एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट से उस टाइम पर नहीं मिला। तो विच सून ट्रैवर्स द रीजन रनिंग पैरेलल टू द कैनाल एंड हैड टू बी अल्टीमेटली अबेंडेंड, और उसको रोका गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। फिर आया एक एक्सपेंसिव सिस्टम आया, इंट्रोडक्शन हुआ एक्सपेंसिव सिस्टम का इंडिया के अंदर, जिसे हमने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का नाम दिया। किसका नाम दिया? इलेक्ट्रिक, जो नाम दिया गया वो क्या दिया गया? इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ भी इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ इंडिया के अंदर आई, बट वो सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ थी वो किसके लिए आई थी? ओनली फॉर द ब्रिटिशर्स, यानी कि ब्रिटिशर्स का खुद का कॉलोनियल इंटरेस्ट था, उसी की वजह से इसको लाया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं जो टेलीग्राफ आया इंडिया के अंदर, सिमिलरली सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर। द पोस्टल सर्विसेज ऑन द अदर हैंड, डिस्पाइट सर्विंग अ यूजफुल पब्लिक सर्विसेज रिमेन्ड ऑल थ्रू इनएडिक्वेट। मतलब आपको जितनी भी, मतलब अगर हम बात करें जो आपकी
जितनी भी हम अगर हम बात करें किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की, लाइक अगर हम रेलवेज़ की बात करते हैं, रोड्स की बात करते हैं, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो ब्रिटिश रूल ने इंडिया में एक मॉडर्न सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन भी इंट्रोड्यूस किया था, जैसे कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ। ये बहुत ही पॉपुलर एंड वाइडली यूज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपेंसिव सिस्टम या इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ भी शुरू हुआ था टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, इसके अलावा मतलब अगर हमने प्रॉपर उसमें देखा जाए कि अगर इसका हम कंक्लूजन निकालें कि ये सब चीज़ें अगर हम पढ़ लें, हमने सारे सेक्टर्स पढ़ लिए, एग्रीकल्चरल सेक्टर पढ़ लिया, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ लिया, और फॉरेन ट्रेड है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो अगर इसका कंक्लूजन निकाला जाए तो क्या निकलता है इसका कंक्लूजन? इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर आप देखें कि बाय द टाइम इंडिया वन इट्स इंडिपेंडेंस, द इम्पैक्ट ऑफ द 2 century लॉन्ग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वॉज ऑलरेडी शोइंग ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। यानी कि जिस टाइम पे इंडिया को आज़ादी मिली थी, जिस टाइम पे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उस टाइम की अगर इंडियन इकोनॉमी को देखा जाए तो ये दिखाई दे रहा था कि ब्रिटिशर्स का वहाँ पर अभी भी कंट्रोल ऐसा लग रहा था कि है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स जैसा छोड़ के गए थे वैसा ही इंडिया था, मतलब किसी भी तरीके का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। द एग्रीकल्चरल सेक्टर जो था, अगर हम ओवरऑल देखें तो जो भी रोड्स कंस्ट्रक्ट हुई थी इंडिया के अंदर, अगर हम कंक्लूजन अगर कॉजेज़ देखते हैं, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पहले आपको मैं कंक्लूजन बता देती हूँ कि एग्रीकल्चरल सेक्टर वाज ऑलरेडी सैडल्ड विद सरप्लस लेबर एंड एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी। यानी कि एग्रीकल्चर कैसा था, वो एक्सट्रीम ऑलरेडी सैडल्ड था, लेबर इतनी ज़्यादा थी और प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज क्राइंग फॉर मॉडर्नाइजेशन। इंडस्ट्रियल सेक्टर किसके लिए प्रॉब्लम में था? इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज क्राइंग फॉर मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो ये हर सेक्टर का बताया गया है कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था उसका क्या हाल था। ये दूसरा पार्ट है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या कर रहा था? इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज क्राइंग फॉर द modernization, diversification, capacity building and increased public investment. Foreign trade, this is the third part. Foreign trade was oriented to feed the industrial revolution into the Britain. यानी कि foreign trade सिर्फ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ला रहा था ब्रिटेन के अंदर। दैट मीन्स इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन हो रहा था वो ब्रिटेन के अंदर हो रहा था, ना कि हमारी कंट्री के अंदर हो रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ अगर हम बात करें रेलवे नेटवर्क की, तो उसको अपग्रेडेशन चाहिए था, एक्सपेंशन एंड पब्लिक ओरिएंटेशन चाहिए था। प्रिवेलेंस ऑफ रैम्पेंट पॉवर्टी, क्या आ गया कंट्री के अंदर? पॉवर्टी आ गई। एंड अनएम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड वेलफेयर ओरिएंटेशन ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक पॉलिसी। इन अ नटशेल द सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस बिफोर द कंट्री वर इनॉर्मस। यानी कि एक नटशेल होता है, यानी कि एक जो शेल है उसमें फंसे हुए थे हम, बाहर नहीं निकल पा रहे थे और हमारे पास बहुत ज़्यादा सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस थे बिफोर द नेट सेल। द सोशल एंड द इकोनॉमिक चैलेंजेस बिफोर द कंट्री वर इनॉर्मस। यानी कि जो चैलेंजेस थे वो कंट्री के आगे वो बहुत ही ज़्यादा थे। तो अगर हम देखिए इसका, अगर आपको देखेंगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि बहुत ज़रूरी था ये जाना, क्योंकि अगर हम जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो हम ये ज़रूर देखेंगे ये चैप्टर क्यों ज़रूरी था, कि आपको पता चलना चाहिए कि व्हाट इज़ द स्टेज ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर जब आप इंडिपेंडेंस के बाद, अब आप यहाँ से शुरुआत करें, ये 1947 की बात करी हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो 1950 से 1990 तक का होगा। दैट मीन्स 40 साल का हम उसमें रिकॉर्ड बताएंगे, 40 ईयर्स का रिकॉर्ड बताएंगे कि गवर्नमेंट ने क्या प्लान्स करे, कितने वो सक्सेसफुल हुए, कितने वो सक्सेसफुल नहीं हुए। तो ये एक के बाद एक चैप्टर इंटरलिंक्ड है, इनको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर और ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो इसमें आपको यहाँ पर ये पता चलेगा कि ये जो जितने भी आपके क्या बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी है, कि अब हमने इंडिपेंडेंस के टाइम पे स्टेज देख ली, फिर हमने क्या प्लान्स एंड पॉलिसी, फिर 1991 की एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आएगी जो थर्ड यूनिट है आपकी, थर्ड चैप्टर है इसका, जिसे हम LPG पॉलिसी कहते हैं।
उसके बाद हमारे करंट चैलेंजेस आएंगे, जो अभी हम चल रहे हैं करंट चैलेंजर, उसको किस तरह से फेस किया जा रहा है। तो ये सब एक हिस्ट्री के तौर पे है कि इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री बताता है। तो यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी का बिफोर इज नेसेसरी टू नो एंड अप्रिशिएट द लेवल ऑफ डेवलपमेंट अचीव ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या प्रोग्रेस हुई, तो वो आपको तभी पता चलेगी जब आपको पता होगा कि इंडिपेंडेंस की स्टेज पे हमारी कंट्री किस स्टेज पर थी, कहाँ पर वो लाए कर रही थी। कॉलोनियल डिस्पेंशन के टाइम पे जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी वो सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनाई थी, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखने के लिए बनाई गई थी, ना कि इंडियन पीपल के लिए, इंडियन पीपल को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए नहीं बनाई गई थी। एग्रीकल्चरल सेक्टर में एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन था, ठीक है ना, और लैक ऑफ एडुकेट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ थी। रूल ऑफ ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट लेड टू द कोलैप्स ऑफ इंडियाज, ब्रिटिश इंडिया ने पूरे तरीके से इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को ख़त्म कर दिया गया था, और पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत कम थी। बहुत सारे एफर्ट्स किए गए टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर, बट ये जो एफर्ट्स किए गए वो सिर्फ और सिर्फ उनका सेल्फिश मोटिव था, ठीक है। तो ये सारे जो रीजंस थे वो आपके बताते हैं कि व्हाट वाज द जो इंडियन इकोनॉमी की जो स्टेज थी वो कैसी थी, और इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस किस तरह का था। समझ में आया? अच्छे से क्लियर हुआ? अब हम जो बात कर रही हूँ मैं आपको, अगर हम यहाँ पर बात करें कि क्या कोई जो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी था किसका, ब्रिटिशर्स का, यानी कि कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ ब्रिटिश रूल का इंडिया में आने से। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दैट मीन्स ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए तो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बट क्या उसका कोई फ़ायदा मिला ब्रिटिश रूल का इंडिया में? यस। क्या क्या फ़ायदे मिले? सबसे पहला फ़ायदा था कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि पहले जो फार्मर्स थे कंट्री के, या जो भी यहाँ पे ट्रेड पर्पस के लिए एग्रीकल्चर को नहीं किया जाता था, जो ब्रिटिशर्स के आने के बाद वो लोग सीख गए कि जो एग्रीकल्चर है वो क्या हो सकता है, ट्रेड पर्पस के लिए भी, जो भी एग्रीकल्चर है वो हम किसके लिए कर सकते हैं, वो ट्रेड पर्पस के लिए भी किया जा सकता है, यानी कि हम ट्रेड पर्पस के लिए भी एग्रीकल्चर को कर सकते हैं। तो पहला यही था कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ। दूसरा आया डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। ये भी एक ब्रिटिशर्स का पॉजिटिव इफेक्ट था कि उन्होंने डेवलपमेंट किया रोड्स का, रेलवेज़ का, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट का, चाहे वो उन्होंने अपने लिए ही किया था उस टाइम पे, बट इंडियंस को उसके बारे में पता चला कि ये रोड्स डेवलप कैसे होती है। शायद हम रेलवेज़ के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, शायद, अगर हम मतलब रेलवेज़ जो दी गई हैं देन है वो ब्रिटिशर्स की देन है। और इंडिया एक ऐसा नेटवर्क है रेलवे का जो सबसे लॉन्गेस्ट नेटवर्क है। दैट मीन्स किसी भी कंट्री में देखो तो इंडिया में सबसे ज़्यादा रेलवे नेटवर्क चलता है। तो ये जो रेलवे है वो किसका दिया हुआ है, ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स हो गए, ओपनड अप द न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ग्रोथ एंड द इम्प्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। फेमाइन चेक ऑन फेमाइंस पे चेक, यानी कि जब डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस हो गए तो कहीं पर फेमाइन जैसी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि जो फूड की सप्लाई है वो जल्दी से हो जाती थी उस जगह तक। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो एक फॉलो करते थे एक सिस्टम जिसे कहा जाता था इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप, जो एक मतलब लिगेसी है जो छोड़ के चले गए हैं। जो आज हम एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं ना, इतनी इफेक्टिव और एफिशिएंट, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स की ही देन है। ब्रिटिशर्स हमें सिखा के गए हैं कि किस तरीके से क्या जो है वो किया जाता है, क्या किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। समझ में आ गया? तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी, और इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर है वो पढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं आप ये कर लीजिएगा, इन क्वेश्चंस को मैं आपको ये क्वेश्चंस दिखा रही हूँ। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, और इनका स्क्रीनशॉट लेके, या जितने भी हैं, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जस्ट नोट इट डाउन, राइट इन योर फेयर नोटबुक। मैं आपको जब नोट्स प्रोवाइड करूँगी तो इन क्वेश्चंस को आपको करना ही करना है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अपने नोट्स को क्लियर कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाए जा रहे हैं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको अच्छे से ठीक करिएगा, ठीक है। इनको अच्छे से लिख लेना, ठीक है। ये आपके सारे क्वेश्चंस हो गए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के।
और आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम नया लेक्चर शुरू करेंगे, इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1990। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम्स भी शुरू होने वाले हैं कुछ ही टाइम में। आप इनको अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से इनको समझने की कोशिश करिएगा। ये भी चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आएगा। ओके, बाय, गुड बाय।